नज़रअंदाज और तकलीफ़ की दुनिया में पैदा हुआ परीज़ाद एक मासूम रूह है जो हर किसी से मुख्तलिफ है। वह मेहरबान, सोचने समझने वाला और नरम मिजाज है जो अपनी फितरत और ज़ाहिरी शक्ल की वजह से पाकिस्तानी सकाफ़त के माशरती उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। परीज़ाद को जब भी कोई अहम इखलाक़ी फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है वो हमेशा अपने पुराने दोस्त नासाज के पास वापस जाता है। यह कहानी एक डार्क स्किन कॉलेज के तालिब इल्म परीज़ाद के गिर्द घूमती है। परीज़ाद वो शख्स है जो ख़ुद एतमादी और एतमाद के मसाइल के साथ परवान चढ़ता है। इसके बारे में माशरे के फ़ैसले के बावजूद वो बहुत मेहनती, इंतहाई काबिल एहतराम और खुश अखलाक है और जिससे भी मिलता है उस पर एक देर पा तासुर छोड़ देता है। इसका किरदार हमारे माशरे के एक बहुत ही हसास मसले नस्ल परस्ती यानी लोगों का जो कलर होता है उसको छूता है। हमारे माशरे में किसी को भी उसके रंग पर देखना एक बीमारी बन गया है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो गहरे रंग के मसले का सामना कर रहा है। परीज़ाद एक मजदूर मंजूर के घर पैदा हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने वालिदैन की मौत के बाद उसकी शख्सियत अपने गालिब भाइयों के मुकाबले में धुंधला जाती है। उर्दू के अच्छे तालिब इल्म के तौर पे उसे अपने पड़ोसी नाहिद को उर्दू ट्यूशन देने की पेशकश की जाती है। शौकी परीज़ाद के बदमाश दोस्तों में से एक है। नाहिद के लिए उसकी तरफ से एक ख़त लिखता है और उसे गलती से नाहिद के घर छोड़ देता है। मिर्ज़ा साहब उसके वालिद ने ख़त तलाश किया और परीज़ाद की तहरीर को पहचान लिया। मिर्ज़ा साहब परीज़ाद के घर जाता है, उसे थप्पड़ मारता है और बहुत से पड़ोसियों के सामने उसकी तौहीन करता है। अगले दिन शौकी परीज़ाद से मिलता है, माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि उसने उस रात नाहिद के घर की छत पर एक और शख्स को उसके साथ देखा था। पहले परीज़ाद इसे कबूल करने से इनकार करता है, लेकिन बाद में वो नाहिद का पीछा करता है और उसे माजिद के साथ देखकर हैरान रह जाता है। नाहिद और माजिद परीज़ाद से माफ़ी मांगते हैं। परीज़ाद अब दिल शिकस्ता है और ख़ुदकुशी की कोशिश करने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन परीज़ाद के कॉलेज के एक सीनियर तालिब इल्म अहमद ने उसे रोक लिया। अहमद और परवेज़ दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी जानिब परीज़ाद की बहन सईदा की शादी उनकी दो भाइयों के हुक्म पर उनसे काफ़ी बड़े शख्स से की जा रही है। उसी दिन नाहिद की भी माजिद से शादी हो रही है। परीज़ाद अपने दोस्त अहमद के घर जाता है। क्योंकि अहमद कॉलेज से गैर हाजिर था, वहाँ उसकी मुलाकात बबली बदमाश नामी एक नौजवान टॉम बॉय किस्म की लड़की से होती है जो अहमद के मालिक के मकान की बेटी है। वो परीज़ाद को बताती है कि वो परेशान है क्योंकि कुछ मेहमान उसके लिए प्रपोज़ल लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो लड़की जैसा लिबास नहीं पहनना चाहती और शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी माँ उससे ऐसा करने को कह रही है। परीज़ाद के बहनोई सईदा के शौहर को गिरफ़्तार किया गया है क्योंकि एक शख्स का दावा है कि उसकी बीवी ने इस दुकान से ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की थी और उसकी जिल्द जल गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ़्तार करने के बाद उसकी दुकान भी सील कर दी है, इसलिए उसे कारोबार में भारी नुकसान का सामना है। परीज़ाद के SHO के बेटे के साथ ताल्लुकात की वजह से उसे ज़मानत मिल गई है। दूसरी तरफ बबली बदमाश मेहमानों के साथ गड़बड़ करती है और उन्हें बाहर फेंक देती है क्योंकि वो उसके वालिदैन से भारी जहेज़ का मुतालबा करते हैं। अपने बहनोई के तबाहशुदा कारोबार को बचाने के लिए परीज़ाद को बबली से शादी करने का मशवरा देते हैं। साइमा को बबली के असली नाम के तौर पर जाहिर किया जाता है और परीज़ाद उससे प्यार करने लगता है। बबली और परीज़ाद दोनों एक दूसरे से शादी करने पर राज़ी हो जाते हैं। हालांकि बबली रात को अपने घर से फ़रार हो जाती है। बबली के वालिदैन अपना पड़ोस छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फ़ैसला करते हैं। चुनांचे नासाज अपने शहर वापस चला गया। परीज़ाद ने इस्लामाबाद की कैपिटल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर अपनी तालीम हासिल की,
जहां उसकी मुलाकात एक ड्रामा आर्टिस्ट लुबना से हुई। परीज़ाद दर हकीकत सच्ची और पुरखुलूस मोहब्बत की तलाश में है, जो उसे अपने घर वालों में नहीं मिल सकी। बहुत सी ख़वातीन उसकी ज़िंदगी में आईं और सादा तबीयत की वजह से उसकी दोस्त भी बनी, लेकिन तलाश जारी है। परीज़ाद की ज़िंदगी में जितनी भी ख़वातीन से उसकी मुलाकात हुई, वो पिंजरे में बंद परिंदे की तरह थीं जो उड़ना चाहती थीं, लेकिन कुछ कट चुकी हैं और कुछ को उसकी फितरत और ज़ात से इनकार करके जीना पड़ता है। परीज़ाद की ज़िंदगी में पहली लड़की नाहिद थी, जिसे वो उर्दू पढ़ाया करता था और शायरी के दौरान से उसे प्यार हो गया, लेकिन वो उसी मोहल्ले के एक और ख़ूबसूरत और खुश मिजाज शख्स से शादी कर ली। उसकी ज़िंदगी में दूसरी बार सायमा उर्फ बबली आई और उससे शादी करने पर राज़ी हो जाती है। सायमा एक मर्दाना लड़की है जो लड़कों की तरह बर्ताव करती है, इसलिए उसके वालिदैन उसकी शादी के लिए परेशान हैं। परीज़ाद की तीसरी मोहब्बत। यूनिवर्सिटी में परीज़ाद की मुलाकात एक खुशहाल घराने की लड़की लुबना से होती है, जो पहले तो उसे नापसंद करती है, लेकिन बाद में उसकी सादा और सीधी तबीयत की वजह से उसकी दोस्त बन जाती है। यहाँ परीज़ाद उसे मोहब्बत में गिरफ़्तार समझता है और साथ ही लुबना की शादी एक अमीर आदमी से तय पाई जाती है। परीज़ाद ने अपनी शायरी से यूनिवर्सिटी में हर किसी को मैसूर कर दिया है। यह बात साबित हो गई है कि वो अब शहर के नामवर शायर हैं और उन्हें लफ्ज़ों की क़ुव्वत से नवाजा गया है। लुबना भी उनकी शायरी और सोचने के अंदाज से मैसूर हो जाती हैं और उसे अपने ड्रामे प्रोजेक्ट में मदद करने की पेशकश करती हैं। परीज़ाद ने अपने जादुई अल्फाज से ड्रामे में रंग और जान डाली और लुबना समेत सामीन का दिल जीत लिया। लुबना परीज़ाद को दोस्ती का हाथ पेश करती है, जिसे परीज़ाद हिचकिचाते हुए कबूल करता है। लुबना उसे अपने निजी घर की पार्टी में मदऊ करने की हद तक जाती है, जिसे उसकी वालिदा ने उसकी कामयाबी के जश्न में फेंक दी थी, क्योंकि ड्रामे ने बेहतरीन ट्रॉफी का इनाम जीता था। लुबना की माँ पे नज़र पड़ना परीज़ाद के लिए कोई नई बात नहीं है। लुबना की माँ उसे दूसरों की तरह नीचा देखती है, जैसे उसकी शक्ल और उसकी समाजाई तबके दोनों को उसकी खामी समझती है। लुबना की वालिदा एक साफ़गो हैं और वो सिर्फ ये चाहती हैं कि उनकी बेटी अपनी क्लास में चले। परीज़ाद लुबना के घर जाता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से मुसलसल गैर हाजिर रहती है। वहाँ परीज़ाद की मुलाकात लुबना की वालिदा से होती है, जो इंतहाई नामुनासिब अंदाज में उससे पूछती है कि वो लुबना को क्यों पूछ रहा है, क्या वो उससे प्यार करता है। परीज़ाद चौंक जाता है, लेकिन फिर उसने एतमाद पैदा किया और जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लुबना की वालिदा मौत नामुनासिब आवाज़ें देती हैं कि एक मोअज़्ज़िज़ घराने की कोई खातून अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। लुबना की वालिदा ने परीज़ाद को बताया कि वो नौमान उसी लड़के से शादी कर रही है जिसने परीज़ाद को अपने अल्फाज बेचने की पेशकश की थी। लुबना की वालिदों के मुकालमों का परीज़ाद पे इतना गहरा असर हुआ कि वो पैसे की अहमियत को समझने लगता है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो अपनी शायरी को भी हिकारत से देखने लगता है और अपने अल्फाज की ताकत को कम करने लगता है। परीज़ाद ने ऐसी गलती की है कि वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दरमियान में ही छोड़कर वेल्डिंग की दुकान पे काम करने लगता है। वो इतना नादान कैसे हो सकता है। उसके बाद उसने अपनी शायरी बेचकर अपनी बहन की मदद करने का इरादा किया, जिसके लिए वो अपनी शायरी का मजमुआ बेचने के लिए नौमान के दफ्तर जाता है। नौमान इन नज़मों का 5 लाख देता है। परीज़ाद ये सारी रकम अपनी बहन के लिए लाता है। परीज़ाद की बहन कोई लालची औरत नहीं है। उसका कहना यह है कि वो ये रकम उस वक्त तक कबूल नहीं करेगी जब तक वो उसे ये नहीं बताएगा कि उसने इतनी बड़ी रकम कहाँ से हासिल की है।
परिजात अपनी बहन को बताता है कि उसके पास अपनी बातें बेचने के सिवा कोई चारा नहीं बचा ताकि वो सुकून से रह सके। परिजात की जिंदगी का मकसद उस दिन बदल गया जब वो लुबना की माँ से मिला। उसने अपनी शायरी की महारत और अल्फाज की ताकत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। उनके मुताबिक उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। वो अपने वेल्डिंग गुरु के साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, जो उसे बताता है कि वो वेल्डिंग से इतना कमा नहीं सकता, लेकिन वो उसे कराची में नौकरी का मशवरा देता है। सेठ बहराम की एक एंट्री है जो परिजा से मिलता है और उसका नाम परिजा से इतना महसूस होता है कि उसे फ़ौरन नौकरी पर रखने पर राज़ी हो जाता है। परिजात को फैक्ट्री में रात की शिफ्ट में एक मशकूक सरगर्मी का सामना करना पड़ता है। परिजात उस पर खामोश रहेगा जैसा कि मैनेजर ने बताया है। तो परिजात कराची में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आता है और उसे बहरोज साहब की फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। परिजात ने फैक्ट्री में 8 भरी हुई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ना करने पर बहरोज के मैनेजर को पकड़ लिया। वो खुद को बहरोज से शिकायत करने पर नहीं रोक सका। बहरोज परवेज़ की वफादारी और ईमानदारी से मुतासिर है, हालांकि उसे लोड शुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ना करने का कोई मसला नहीं। वो सब जानता है कि यह सब उसकी रजामंदी और इल्म से हो रहा है, लेकिन वो परिजात की हिम्मत से मुतासिर है, इसलिए उसे अपने घर बुलाता है। परिजात को अपने घर बुलाने का मकसद ये है कि बहरोज उसे एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंप रहा है। वो परिजात से पूछता है कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है और परिजात फ़ौरन उसे बताता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। बहरोज पूछता है कि क्या वो पैसे के लिए खून बहा सकता है। बग़ैर किसी हिचकिचाहट के परिजात ने हैरत से कहा, हाँ, वो पैसे के लिए खून भी बहा सकता है। परिजात का अब तक एक फनकार और शायर के तौर पे बहुत नर्म इमेज देखा गया है और ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसका एक तारीख पहलू भी है कि वो पैसे के लिए खून बहाने के लिए भी तैयार है। परिजात के कई रंग हैं, वो बहुत पुरजोश है, वो फनकार है और उसके पास मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला दिल है। उसे मौसीकी और शायरी से मोहब्बत है। बहरोज परिजात को अपनी बीवी के बॉडीगार्ड के तौर पे रखता है। बहरोज की बीवी परिजात के साथ खुलकर अपने जज्बात का इजहार करती है। वो परिजात को बताती है कि उसकी ज़बरदस्ती बहरोज से शादी की गई है और वो भी उसी की तरह जेल में रह रही है। बहरोज की बीवी परिजात को मजीद बताती है कि बहरोज ने उसे अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। वो कहती है कि उसकी एक बीमार खाला है जिससे वो बहरोज की पाबंदियों की वजह से नहीं मिल सकती। परिजात ने बहरोज के हुक्म पर पूरी तरह अमल ना किया और बहरोज की बीवी को जाने दिया। वो परिजात के सामने अपनी खाला की बीमारी के बारे में एक कहानी बनाती है और ये भी कहती है कि जब बहरोज जनूबी अफ्रीका से वापस आएगा तो वो खुद उससे इजाज़त ले लेगी। बेचारा परिजात इस कहानी पे यकीन कर लेता है। परिजात बहरोज की बीवी को एक बार उस होटल में ले जाता है, लेकिन इस बार जब वो वापस आती है तो बहरोज करीम अपने घुंडों के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। साबित हुआ कि वो दरअसल बहरोज को धोखा दे रही है, कोई खाला नहीं, वो अपने आशिक से मिलने जा रही होती थी। बहरोज ने उसके आशिक को भी पकड़ लिया और उन दोनों को गोली मारने का हुक्म देता है, लेकिन अजीब बात है कि वो परिजात को छोड़ने का हुक्म देता है। बहरोज परिजात की कदर करता है, वो जानता है कि ये एक हीरा आदमी है। बहरोज अपनी बीवी की धोखाधड़ी से दिल शिकस्ता है।
बहरोज की बीवी का आशिक एक सफ़ीर का बेटा है और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस पे काफ़ी दबाव है। बहरोज ने परीजाद को कुछ वक्त के लिए रूपोश होने को कहा है। परीजाद गुरु की दुनिया में दाखिल होता है जो कि ख्वाजा सराओं से भरी हुई है और पुलिस परीजाद को तलाश कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर को मालूम हुआ कि बहरोज करीम सफ़ीर के बेटे के कत्ल केस में मुलव्विस है, इसलिए वो वाकई इस मामले की तफ्तीश करना चाहती है, लेकिन वे वाज़ेह तौर पे जानती है कि इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वो आसानी से उसके पास नहीं पहुंच सकती, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो केस में तफ्तीश के लिए बहरोज के दफ्तर जाती है, जहां फ़िरोज़ उससे मिलता है और उसे कुछ जाली सबूत फराहम करके भगा देता है। परीजाद चाहता है कि बबली के वालिदैन उसके साथ मिल जाएं। वो उनकी तलाश कर रहा है और उसे शोकी के ज़रिए उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो अब कराची में रह रहे हैं। परीजाद उनकी तलाश में निकलता है और जब उसकी जीप एक ऐसी जगह के बीच में आ जाती है जहां पुलिस तमाम गाड़ियों का मुआयना कर रही है। आधी रात में परीजाद अपनी जान को ख़तरे में डालकर बबली के वालिदैन से मिलने जाता है। परीजाद खुशकिस्मती से पुलिस को चकमा देता है और बबली के वालिदैन के घर जाता है, ताहम उन्हें बबली को कबूल करने पर राज़ी कर ले जो अब दिलावर है। वो आखिरकार बबली को दिलावर के तौर पर कबूल करते हैं। पुलिस बहरोज करीम की गिरफ्तारी के लिए वारंट की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि वो वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। जब हम सब जानते हैं कि बहरोज इतना बाअसर है कि पार्लियामेंट का आधे से ज़्यादा हिस्सा उसके साथ है, तो फिर कोई पुलिस ऑफिसर को कैसे इजाज़त दे कि बहरोज करीम के वारंट गिरफ्तारी इतनी आसानी से जारी करे। ये मुश्किल है। यकीन करें कि बहरोज करीम जैसी बड़ी मछली को पकड़ना नामुमकिन है। बहरोज करीम के दफ्तर में पुलिस का छापा और इंस्पेक्टर बदर मुनीर उनके हाथों में वारंट गिरफ्तारी लेके घर में दाखिल हुए। फ़िरोज़ के शदीद मजम्मत के बावजूद वो बाज नहीं आती और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की हिम्मत करती है। ऐन इसी हसास लम्हे में परीजाद भी मंजर में दाखिल होता है। वैसे परीजाद के लिए ऐसे नाजुक वक्त में हाजिर होना क्यों ज़रूरी है। पुलिस परीजाद करीम के घर पहुंचती है और वहाँ परीजाद को भी पाती है। पुलिस ने परीजाद को पकड़ लिया और वो उसे बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाती है। हमारा दिल गरीब परीजाद के लिए बेचैन होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की कि अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दरमियान में ही छोड़ दी और जुर्म की इस दुनिया में चला गया। इस बदतरीन अजियत का सामना करने के बावजूद परीजाद अपने मालिक के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। इस मामले में पेशरफ्त उस वक्त होती है जब लैला, सबा की पियानो टीचर, पुलिस स्टेशन को एक ख़त के साथ दिखाती है जो लैला सबा ने अपनी वालदा के लिए लिखा था, जिसमें उसने दावा किया था कि बहरोज करीम ने उस पर सख्त सिक्योरिटी और जासूसी कर रखी है। अगर वो मर गई तो बहरोज करीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए कि वो इसकी मौत का ज़िम्मेदार होंगे। इस बुनियाद पर पुलिस अब बहरोज करीम को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ बहरोज करीम अपने गम, बीवी के गम में गुम है और वो भी परीजाद के जुर्म का बोझ उठाए हुए है। बहरोज करीम परीजाद और उसके लिए उसकी कुर्बानी को निगाह से देखता है। वो उसे जल्द अज जल्द रिहा कराकर उसका बदला चुकाना चाहता है, लेकिन उसे बहुत कम मालूम है कि पुलिस ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। वह अपनी प्यारी बीवी के गम और नुकसान में डूबा हुआ है। उसे उसके धोखाधड़ी से भी दुख है। पुलिस बहरोज के घर में दाखिल होती है। बहरोज पुलिस से अपने कपड़े तब्दील करने के लिए इजाज़त लेता है। वो इजाज़त दे देती है पुलिस, और वहाँ बहरोज करीम ने अपने कमरे में ख़ुद को गोली मार ली, अपनी जान ले ली। परीजाद भी उनके जनाजे में शरीक होता है। बहरोज करीम मरने से पहले अपनी वसीयत में अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा परीजाद के नाम करता है। फ़िरोज़ परीजाद से कहता है कि उसे बहरोज करीम की हर चीज़ की देखभाल करनी है और ये भी
कि उसका छोटा भाई अकबर उसकी खिदमत करने वाला है, वो उसका बहुत वफादार होगा। परीजाद सारा वक्त जेल में कई किताबें पढ़ने में गुजारता है और ख़ास तौर पे वो किताबें जो बहरोज़ करीम पढ़ा करते थे। परीजाद को 5 साल बाद रिहा किया गया और जब वो रिहा हुआ तो बहरोज़ करीम के अमले ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें बहरोज़ करीम के साथियों का सरबराह बनाया गया। परीजाद के चेहरे के तासुरात से खुशी बहुत वाज़ेह है। वो मुतमईन है और मज़ीद ये कि हकीकत में दौलतमंद बनने का उसका ख्वाब पूरा हो गया है। उसकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। परीजाद अपने सबसे अजीज़ दोस्त जानू से मिलने जाता है, जिसकी अब माही से शादी हो चुकी है और अब एक खूबसूरत बेटी का बाप है। वो जानू को अपने साथ आने पर राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन जानू बहरोज़ करीम की मुजरिमाना दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। परीजाद उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं किया। परीजाद अकबर से बहुत गर्मजोशी से मिलता है और उसे अपनी ज़ाती मुहाफ़िज़ बनाता है। अब चूँकि परीजाद डॉन बन चुका है और बहरोज़ करीम की जगह बहरोज़ करीम के साथियों का सरबराह है, परीजाद अपने ख़ानदान और ख़ास तौर पे अपनी बहन सईदा से मिलने के लिए रावलपिंडी जाता है। परीजाद एक कॉरपोरेट पार्टी में है जहाँ उसकी मुलाकात लुबना से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान और खुश हैं। लुबना परीजाद को उसकी असल वजह बताती है मिलने की, कि उसे बतौर मेहमान ख़ुसूसी क्यों पेश किया गया है। वो उसे बताती है कि वो उसे आमादा करने आई है ताकि वो सेठ ए रहमान को टेंडर दे सके। परीजाद इस कारोबार को उसकी हिमायत करता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि औरत को कारोबार में इस्तेमाल करना एक सस्ता हरबा है। परीजाद लुबना से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात लुबना की माँ से होती है। एक बार फिर वही खातून जिनके अल्फाज और मशवरे ने परीजाद की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। इसी औरत की वजह से वो बिजनेस टाइकून है। लुबना परीजाद को बताती है कि वो कोई बहुत बड़ी हीरोइन नहीं। लुबना के घर से वापसी पर परीजाद गाड़ी में रेडियो ऑन करता है और यहाँ यमुना ज़ैदी की मीठी आवाज़ सुनाई देती है। वो परीजाद की मशहूर नज़म पढ़ रही है और वो परीजाद के नाम का बतौर शायर जिक्र करते हुए कहती है कि वो उनकी बहुत बड़ी मद्दाह है और ज़िंदगी में उनसे एक बार मिलना चाहती है। परीजाद अपने ख़ानदान से मिलने रावलपिंडी जाता है। उसके भाई और बहनों इतने लालची कि हम लफ्ज़ी तौर पे बयान नहीं कर सकते। जब परीजाद अपनी बहन सईदा से मिलने जाता है, उनका दोबारा मिलाप बहुत दिल को छू लेने वाला होता है। परीजाद नाहिद से ही मिलता है और ऐसा लगता है कि वो अब भी उसके लिए जज्बात रखता है। सईदा का शौहर उसे अपने शायरी बेचकर दी गई रकम वापस कर रहा है। सईदा का शौहर खालिद शरीफ आदमी है। परीजाद उससे पैसे लेता है और अपनी भतीजी को देकर उसे वापस करता है। लुबना परीजाद से मिलने उसके दफ्तर आती है। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती है। वो उसे बताती है कि बतौर मरकज़ी अदाकारा उसकी उम्र तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए उसे काम की सख्त ज़रूरत है। वो परीजाद को बताती है कि इंडस्ट्री एक बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से काम करती है, जहाँ कास्टिंग काउच का कल्चर मौजूद है और वो बदतमीज़ मर्दों को खुश करने और उनके दिल बहलाने से थक चुकी है। वो चाहती है कि परीजाद उसके लिए एक अच्छी फ़िल्म प्रोड्यूस करे और उसकी माली आनत करे, जिसके लिए परीजाद फौरी तौर पे राज़ी हो जाता है। परीजाद ने अपने लालची भाइयों और भाभियों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी। दौलत परीजाद की रूह को आलूदा नहीं कर पाई। वो एक पाकीज़ा रूह है। माजिद परीजाद से मिलने उसके दफ्तर जाता है। परीजाद के दफ्तर और उसकी दौलत को देख के उसकी आंखें खुल जाती हैं। माजिद को परीजाद की हैसियत पर रश्क आता है। ऐनी नाबीना है। जिस तरह से वो चीख रही है, परीजाद साहब, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ।
लेकिन बदकिस्मती से पीरजाद ने उसकी बात नहीं सुनी। एनी और पीरजाद की मुलाकात दिल छू लेने वाली है। पीरजाद को बिलाखिर अपना हकीकी मद्दा मिल गया। पीरजाद अपने दफ्तर में बैठा है जब उसे एक तोहफा पार्सल में मिला, जो मिस कुर्रतुल ऐन का एक छोटा सा मुजस्मा है। बाद में एनी अपना तारुफ कराती हैं और बताती हैं कि उसने ये छोटा मुजस्मा बनाया है। पीरजाद एनी की महारत से बहुत मुतासिर होता है। पीरजाद बेचैनी से एनी का शो रेडियो पे सुनता है। एनी अपने सामईन के साथ शेयर करती है कि वो आज बहुत खुश है क्योंकि उसने अपने पसंदीदा शायर पीरजाद से बात की है और बाद में उसने एक गाना उनके लिए वक्फ किया है जिसे पीरजाद को पसंद आया, जिसको सुनते ही पीरजाद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। नाहिद को एक बेकिरदार लड़की के तौर पे दिखाया गया है। वो अब पीरजाद के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो अमीर है और हम उसे चढ़ता हुआ सूरज कहते हैं। ये वही लड़की है जो पीरजाद को हिकारा से देखती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो बदसूरत है और इस काबिल नहीं कि उससे प्यार किया जाए। पीरजाद एनी के साथ बात करने के बाद खुश होता है, लेकिन उसका बातिन उसे याद दिलाता है कि वो प्यार करने के लायक नहीं और ना ही उसे किसी से मोहब्बत करने का कोई हक़ है। उसका बातिन उसे याद दिलाता है कि उसे एनी के साथ दोबारा अपनी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। वो चौंक जाता है जब वो देखता है कि एनी अंधी है। पीरजाद उस लम्हे उदास हो जाता है जब उसे मालूम होता है कि एनी देख नहीं सकती, वो अंधी है। पीरजाद एनी से मिलने उसके घर जाता है और उसने उसे अपनी माँ से मिलवाया। पीरजाद के घर पहुंचने पर एनी का जोश उसकी चमकीली मुस्कुराहट से साफ जाहिर होता है। पीरजाद को मालूम हुआ कि एनी को उसकी माँ ने अकेले ही पाला है क्योंकि उसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो छोटी थी। एनी पैदाइशी तौर पर नाबीना नहीं है, लेकिन वो एक बीमारी की वजह से बचपन में ही बीनाई से महरूम हो गई थी। उसकी वालदा उसे मज़ीद बताती हैं कि उन्हें अदब और शायरी का ज़ौक़ अपने मरहूम वालिद से विरासत में मिला है। पीरजाद के दुश्मन उसके पीछे हैं। कुर्रतुल ऐन के फ्लैट के सामने गार्ड के दस्ते में से कोई शख्स कॉल करता है और एक काली कार पीरजाद की गाड़ी के पीछे आने लगती है। पीरजाद ने नाहिद की पेशकदमी से परहेज़ किया, लेकिन अपने लतीफ़ अंदाज में। फिर एनी पीरजाद के मुजस्मे को बनाने की दरख्वास्त करती है। वो मंज़र जहाँ एनी पीरजाद को बैठने को कहती है और अपने हाथों से उसके चेहरे और खदोखाल महसूस करने लगती है, ये एक रोमानवी मंज़र है। एनी पीरजाद को फ़ोन करती है और उसे जबरदस्त बुलाती है। एनी पीरजाद को उसका मुजस्मा दिखाने के लिए बेहद बेचैन है, जो उसने दिन रात बहुत प्यार से तराशा है। पीरजाद वादे के मुताबिक आता है और एनी उसे आंखें बंद करने पर मजबूर करती है और फिर उसे अपने मुजस्मे से हैरान कर देती है। पीरजाद उस खूबसूरत मुजस्मे को देखकर हैरान रह जाता है, जो पीरजाद से मुशाहबत नहीं रखता, लेकिन ये खूबसूरत है कि ये यूनानी देवता जैसा है। एनी पीरजाद को बताती है कि ये मुजस्मा वही है जो वो सोचती है कि वो जैसे नज़र आता है। उसके अंदरूनी नज़र और उसके हाथों ने ये मुजस्मा बनाया है। उसके दिल में वो बिल्कुल वैसे ही लगता है। पीरजाद बेआवाज़ है। एनी के घर से वापसी पर पीरजाद पे कातिलाना हमले की कोशिश की गई है। खुशकिस्मती से पीरजाद बच गया क्योंकि अकबर ने तमाम गोलियां खुद पर ले लीं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाता है कि उसका आका महफूज रहे। अकबर की हालत तशवीशनाक है और वो हस्पताल में दाखिल है। पीरजाद ने बहरोज़ करीम के इन अल्फाज को याद किया जिसमें वो कहते हैं कि एक सच्चा आदमी हमेशा अपने दुश्मनों से बाखबर रहता है और कामयाब इंसान वो है जो दोस्तों और दुश्मनों के साथ बर्ताव करना जानता हो।
परिजात कमाली से कहता है कि गुरु और उसके अंडरवर्ल्ड के गुंडों को उसके पास ले आए, क्योंकि वह इस बात की तहकीकात करना चाहता है कि इस कत्ल की कोशिश का मास्टरमाइंड कौन है। गुरु मंजर में वापस आया। वो परिजात को बताता है कि इस कत्ल की कोशिश के पीछे सेठ शहबाज का हाथ है। परिजात अपने दुश्मनों को, ख़ासतौर पर सेठ शहबाज को, ऐसा सबक सिखाता है जिसे वो नहीं भूलेंगे। परिजात सिर्फ अपने दुश्मनों को खौफजदा कर रहा है कि उसने उसके बेटे को कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने उसे काफ़ी वार्निंग दी है कि ना ही वो और ना ही माफिया का कोई दूसरा अफराद परिजात को दोबारा नुकसान पहुंचाने की जरूरत करे। परिजात को डर है कि एनी परिजात को कबूल नहीं करेगी जब वो उसे अपनी आंखों से हकीकी तौर पे देखेगी।